हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और ज्योग्राफी का अपना क्रैश कोर्स का चल रहा है सिस्टम। ठीक है। इंडिया पे अपन हैं और अपन ने इंडिया की फिजियोग्राफी देख ली है। अपन ने बहुत बेसिक्स से इंडिया को समझ लिया है। कौन सा माउंटेन रेंज कहाँ पर है, कौन सा क्या कहते हैं वेदर सिस्टम होता है, कौन सा क्लाइमेट है, वह सब अपन ने देख लिया। एक इंटरेस्टिंग चीज जो बचती है फ्रॉम द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इंडिया इज एन एग्रीरियन सोसाइटी, राइट? वी आर काइंड ऑफ लाइक अ प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियलाइज नहीं है अपन, एग्रीरियन है। और अगर एग्रीरियन है, हमारी इनकम, हमारी जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, या फिर जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से अगर इन्वॉल्व है, देन दिस टॉपिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम बट ऑल्सो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, इरिगेशन कैसा होता है, किस किस टाइप का होता है, और इरिगेशन से कुछ फायदे कुछ नुकसान और क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं, कुछ इस बारे में बात करेंगे। बेसिक मैप देखेंगे, इंडिया का मैप देखेंगे, इरिगेशन कौन सा कहाँ पर किस टाइप का होता है। और इसी क्लास को नोट्स बना लोगे बढ़िया रहेगा। इसी क्लास को कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपन जब अपन टिपिकली एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। इंडिया की एग्रीकल्चर मैंने क्रॉप्स ऑलरेडी कवर कर दी हैं, राइट? आपने क्रॉप्स का क्लास देखा होगा, ज्योग्राफी के क्रैश कोर्स का ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्रॉप्स मैंने कवर कर ली हैं। वो सेम चीज वेदर और उसका इरिगेशन, वट एवर सॉइल रिक्वायरमेंट्स, वो सब ठीक है। लेकिन जो टिपिकल एग्रीकल्चर देखें, कितना परसेंट चीज कहाँ पर कैसे पैदा होती है, इंडिया की क्या रैंकिंग है, जो अपन को फैक्ट्स मिलेंगे और सिर्फ रटने होंगे, वो चीज अपन इसके बाद में करेंगे। तो फर्स्ट लेट्स सी इरिगेशन क्या है। ओके, नाउ ये इंडिया का मैप है और डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सरकारी मामला है। ठीक है। कितने तरीके के इरिगेशन होते हैं? दिस इज कनाल टाइप ऑफ इरिगेशन, नहर। ओके, दिस इज वेल, कुएं खोदे जा रहे हैं। दीज आर टैंक्स, मतलब ना तो यहां पर कनाल्स हैं ना यहां पर कुएं हैं। पानी कैसे पहुंच रहा है? बड़े बड़े टैंक बना के पहुंच रहा है। ठीक है। दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ मेजर इरिगेशन सिस्टम्स जो इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास में ट्यूबवेल्स होते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास में सब कैनाल्स वगैरह होती हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम्स होते हैं। बेसिक अपन का मैनमेड इरिगेशन ऐसे चलता है। नेचुरल इरिगेशन की बात करोगे तो हमारे पास में रिवर्स और लेक्स हैं, और इस क्लास के बाद में कल आपको रिवर्स एंड लेक्स ही देखनी है। ठीक है, कल रिवर्स और लेक्स लेकर आऊंगी मैं। कल अपन रिवर्स और लेक्स देखेंगे, ये कल देखेंगे। नेचुरली हमारे देश में पानी कहाँ है, कैसा है, किस फॉर्म में है, कितना है, सारे फैक्ट्स देखेंगे। आज अपन इन 4-5 चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल रहेगा, इरिगेशन को समझना ज्यादा जरूरी है, इसलिए अपन थोड़ा पानी वानी लेके बैठो, बोरिंग हो जाएगा और यॉर्निंग करने लग जाओगे, नींद आ जाएगी। ठीक है, तो सोना नहीं है, क्रैश कोर्स चल रहा है, ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, चलो। इंडिया का इरिगेशन सिस्टम क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बैकबोन है, हमारी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, और रूरल एरियाज को डेवलप करने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया के इरिगेशन सिस्टम का रोबस्ट होना ही है। मजबूत होना बहुत जरूरी है इरिगेशन में। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं कि अगर इरिगेशन नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आप एग्रीकल्चर नहीं कर पाओगे। एग्रीकल्चर क्यों नहीं कर पाएंगे मैम? हमारे यहाँ तो बहुत मानसून की बारिश होती है, हमारे यहाँ तो अदरवाइज नेचुरली बहुत पानी है, कितनी नदियां हैं, कितनी लेक्स हैं। हाँ, लेकिन हम उनको जुडिशियस यूज नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात तो मानसून बारिश तो होती है, नो डाउट अबाउट दैट, बट रिलायबल नहीं है। एल नीनो लानिना का फर्क पड़ जाता है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का फर्क पड़ जाता है, कभी कभी अदरवाइज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का फर्क पड़ जाता है। हमारे यहाँ पे मानसून आता तो है लेकिन रिलायबल नहीं है। दूसरी चीज, कंट्री बहुत ज्यादा विशाल है, बहुत बड़ा कंट्री है। कुछ एरियाज में मानसून की जो बारिश होती है वो अच्छी खासी होती है, तो वहां पर नेचुरली बहुत अच्छी एग्रीकल्चर होती है। लेकिन जैसे वेस्टर्न इंडिया हो गया, सेंट्रल बुंदेलखंड वगैरह वाला इलाका हो गया, या फिर लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स हो गया, वहां पर बारिश अच्छी नहीं होती, तो उनको इरिगेशन की हेल्प की जरूरत है। ठीक है, इरिगेशन मैनमेड एक्टिविटी जो है पानी पहुंचाने की, उसके लिए यूज किया जाता है। नाउ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बनी रहे, फूड सिक्योरिटी हमारी बनी रहे, क्यों? क्योंकि मानसून अनरिलायबल है, तो इन सब कामों के लिए हमें इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। हम आज देखेंगे कि इंडिया का इरिगेशन सिस्टम कैसा है, कौन कौन से जोग्राफिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्या जरूरत है, कौन से एनवायरमेंटल और सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट हमें इरिगेशन के कारण झेलने पड़ते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं इरिगेशन में, और उसके साथ साथ उनका सोल्यूशन भी देखेंगे। नाउ इरिगेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इरिगेशन का टेक्निकली मतलब क्या है, ये क्या चीज होती है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब हम पानी दे रहे हैं कंट्रोल्ड वे में थ्रू मैन मेड सिस्टम्स, ताकि हमारी एग्रीकल्चर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकें।
हमारी एग्रीकल्चर के रिक्वायरमेंट्स के लिए जो हम अलग से नहरें बना रहे हैं, टंकास बना रहे हैं, छोटे-छोटे चेक डैम्स बना रहे हैं, एनीकट्स बना रहे हैं, जहाँ पर हम पानी को स्टोर करते हैं, ताकि खेतों में पानी दिया जा सके, उसको इरिगेशन बोलते हैं। यानी कि मैन मेड सिस्टम है, एग्रीकल्चर का यूज़ है और कंट्रोल्ड वे में जितना पानी ज़रूरत है, उतना ही पानी, बारिश तो जितना बरसेगी उतना बरसेगी, राइट? कभी-कभी ज़्यादा भी तो बरस जाती है, तो खेतों का नुकसान हो जाता है ना? लेकिन हम जब खुद पानी देते हैं, खुद हमारे हाथ में वो कंट्रोल सिस्टम होता है, तो वो इरिगेशन होता है, ओके? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल वाटर टू क्रॉप्स एंड प्लांट्स। अब ये आर्टिफिशियल वाटर का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर H2O नहीं है, कुछ और ही लैब ग्रोन है, नहीं, आर्टिफिशियल वाटर का मतलब होता है मैन मेड सिस्टम्स के थ्रू दिया जाने वाला पानी, ठीक है? स्पेशली व्हेन रेन डज नॉट प्रोवाइड इनफ वाटर फॉर एन एग्रीकल्चरल फील्ड। ये अपन देख चुके, क्या मतलब है इसका, राइट? दुनिया में भारत सबसे ज्यादा इरिगेटेड एरिया है, लेकिन फिर भी भारत में बहुत ज्यादा पानी की कमी हो रही है। इसके पीछे दो रीजंस हैं। फर्स्ट, हमारा जो इरिगेटेड, अब ये जो एवरेज इरिगेटेड एरिया होता है, ये उन एरियाज को भी कवर कर रहा है जिनमें साल भर बारिश होती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, गारो खासी जैंतिया हिल्स, वहां पर क्या है, मौसिनराम, चेरापूंजी वगैरह हैं, रोज बारिश हो रही है। मुंबई बहुत बारिश होती है, केरला, तमिलनाडु बहुत बारिश होती है, राइट? तो इन एरियाज में बहुत ज्यादा बारिश होती है। राजस्थान में बारिश नहीं हो रही है ज्यादा, तो एवरेज निकालते हैं तो राजस्थान में भी बारिश मिल जाएगी आपको, ठीक है? इसलिए दुनिया में इरिगेटेड लैंड सबसे ज्यादा है इंडिया में, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। सिर्फ बारिश का ही नहीं, अदरवाइज भी हमारे यहाँ पे बहुत रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, हमने बहुत, हर दूसरे खेत के अंदर एक कुआं खुदा हुआ है, नहीं है क्या? तो ये क्या प्रॉब्लम है? पहली चीज तो ये। दूसरा, जो एक्चुअली बताती है, हमें शक्ल बताती है कि हमारे इरिगेशन का क्या हाल है, हमें पानी को काम में लेना, इस्तेमाल करना, प्रयोग में लेना नहीं आता। हम पानी को वेस्ट करते हैं। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा हुआ है, जब बारिश हो रही थी और बहुत तेज़ भी नहीं, जो अपने झड़ नहीं लगती है, उस तरह से बारिश हो रही थी और आई वाज़ ट्रैवलिंग बाय रोड, दोनों तरफ खेत चल रहे थे और उन खेतों में स्प्रिंकलर सिस्टम ऑन था। बारिश हो रही है यार, उसको बंद कर दो। बट पानी को वेस्ट करना हमें बहुत अच्छे से आता है। हम पानी का जुडिशियस यूज़ नहीं करते हैं, और पानी का आप जुडिशियस यूज़ नहीं करोगे, इट्स अ फाइनाइट रिसोर्स, एक दिन खत्म हो जाएगा। और खत्म ऐसा नहीं होगा जो जाके समुद्रों में मिल रहेगा। उसको क्लीन करना, रिफाइन करना, डीसैलिनेट करना इतना कॉस्टली है कि बड़े से बड़े कंट्रीज, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज भी नहीं मैनेज कर पा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है? हो सकता है आप पर्सनल यूज़ के लिए छोटी-मोटी मशीन्स लगा लोगे, डीसैलिनेट कर लोगे, प्लांट्स लगा लोगे, बट खेतों के लिए जहाँ पर करोड़ों लोग आपका उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, नहीं हो पाएगा। और इसीलिए हमें, चाहे कितना ही सुंदर इरिगेटेड हमारा वो हो, फिगर हो, हमारे पास में वाटर की एक्यूट स्केर्सिटी है। नाउ, हमें अलग-अलग तरीके के इरिगेशन मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि हम फ्रेश वाटर को सेव कर सकें और पीने के लिए, किसके पीने के लिए? प्लांट्स के, क्रॉप्स के पीने के लिए सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड कर सकें। हमें वाटर क्रॉप्स को देना पड़ रहा है थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स, जैसे कि कैनाल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, टैंक्स वगैरह वगैरह। और इसके अलावा हमारे पास में रिवर्स, पॉन्ड्स, अंडरग्राउंड वाटर भी है, और इसके अलावा हमारे पास में मॉनसून सिस्टम ऑफ रेनफॉल भी है। फिर भी पानी कम पड़ रहा है, ठीक है? अब क्रॉप्स की ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है, ताकि हम फील्ड में, ठीक है, अब इसके साथ-साथ अपन को फील्ड्स में कुछ और एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ती हैं। जैसे बहुत ज़्यादा वीडिंग हो जाती है, तो हमें वीडिसाइड्स वगैरह भी यूज़ करने पड़ते हैं, थोड़ा-सा पॉइज़नस हो जाता है। इसके अलावा अगर आप लेबर लगाओगे कि एक-एक वीड को उखाड़ के फेंकना है, नहीं लगना चाहिए, मेरे खेत में कोई कचरा नहीं होना चाहिए, सिवाय मेरी क्रॉप के कुछ और नहीं होना चाहिए, तो आपको वीडिंग करनी पड़ेगी, कॉस्टली भी है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अपन को देखनी पड़ती हैं। इसके अलावा सॉइल कंसोलिडेशन भी अपन को देखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा कहीं पे पानी दोगे, बहुत एक्सट्रीम पानी होगा, तो वहां पर क्या होने लग जाएगा? वहां पर लीचिंग होने लग जाएगी। लीचिंग पढ़ी थी अपन ने, सॉइल वाले क्लास में मैंने लीचिंग पढ़ाई थी, राइट? ना, इंडिया का 2/3 एरिया जो है, टोटल क्रॉप्ड एरिया, उसको इरिगेशन की जरूरत है। यानी कि अल्टीमेटली इंडिया का 1/3 एरिया जो है, सिर्फ वो ही नेचुरल वाटर सोर्सेज से एक्चुअली अपने फार्म्स को इरिगेट कर पा रहा है। उसके अलावा 2/3 एरिया ऐसा है जहां पर ह्यूमंस को इंटरवीन करके आर्टिफिशियल मीन्स से पानी पहुंचाना पड़ रहा है। मॉनसून अनसर्टेन है, अनरिलायबल है, इरेग्युलर है, बदलता रहता है, वेरिएबल है, सीजनल है और अनइवन भी है। इसलिए अपन को चाहिए इरिगेशन। नाउ, इरिगेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं और वो डिपेंड करते हैं अलग अलग ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के ऊपर। नॉर्दर्न प्लेन्स में जमीन जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेट है, प्लेन है, राइट, समतल है, उसमें स्लोप्स वगैरह ना के बराबर हैं, तो कैनाल्स जो है वो इरिगेशन के लिए पानी दूर दूर तक लेके जा सकते हैं। कैनाल्स के एग्जाम्पल, इंदिरा गांधी कैनाल हो गई आपकी, ईआरसीपी हो रही है राजस्थान में, ठीक है?
तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स वाला जो इलाका है वो समतल जमीन है, अपन ने पढ़ा है ज्योग्राफिकल फिजियोग्राफी वाले क्लास में, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पर सॉइल जो है, यहाँ पर जो अर्थ का स्ट्रक्चर है उसको अपन आराम से खोद सकते हैं गहराई तक, ठीक है, जिसके कारण हम कैनाल्स और वेल्स इजीली बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो बहुत सॉफ्ट है, फ्राइबल है, और अदरवाइज नीचे जो पठार मिल रहा है आपको, सॉइल प्रोफाइल के नीचे जो आपको बेडरॉक मिल रही है वो भी बहुत ज्यादा टाइट नहीं है, उसको अपन खोद सकते हैं, इतना पॉसिबल है, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइटली निट अगर आपको डाइक्स मिलते हैं तो डेप्थ तक जाना मुश्किल होता है, वहां पर आप वेल्स ट्यूबवेल्स नहीं बना सकते, कैनाल्स मुश्किल होती हैं ना। वापस नॉर्दर्न प्लेस पे आते हैं, डीप क्ले मिलती है सबसॉइल वगैरह में, रिजर्वॉयर्स और रेन वाटर, ठीक है, ये सब होता है, पोरस मीडियम होता है, तो फिर अब ऑब्वियसली बात है पानी को स्टोर भी कर पाओगे। लार्ज ग्राउंड वाटर अभी भी अवेलेबल है और इसीलिए हम ट्यूबवेल्स और वेल्स बना पा रहे हैं। लेकिन पेनिनसुलर इंडिया जो है वहां पर कहानी थोड़ी बदल जाती है। पेनिनसुलर इंडिया क्या है? इग्नियस डेपोजिशन से बना हुआ है, अपन ने पढ़ा था, है ना। पेनिनसुलर इंडिया जो है वो इग्नियस डेपोजिशन से बना हुआ है। तो इग्नियस रॉक्स जो होती हैं वो वेल सेटल्ड टाइटली निट लावा होता है, राइट। तो ज्वालामुखी फटा था, लावा बाहर निकला था और वो लावा मिलियंस ऑफ ईयर्स लगाए और ठंडा हो गया और टाइट हो गया लावा बहुत ज्यादा, इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा ग्रेनाइट वगैरह की माइनिंग वगैरह होती हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड स्टोन्स जो होते हैं उनकी माइनिंग होती है, तो वहां पर आपको डिगिंग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। स्पेशली इतना डीप आप डिग करो कि ट्यूबवेल्स और वेल्स बना सको, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वहां पर अपन को क्या देखने को मिलता है? कैनाल्स और वेल्स तो देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन वहां पर अपन को टैंक्स देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े टंका सिस्टम है। अगर आपको टंका सिस्टम देखना है तो राजस्थान में भी टंका सिस्टम होता है। इनफैक्ट ट्रेडिशनली यहाँ पर टैंक्स अंडरग्राउंड हुआ करते थे, मतलब घरों के नीचे अंडरग्राउंड में टैंक्स होते थे। इतनी गर्मी पड़ती थी वो सारा पानी उड़ जाएगा, तो इसलिए पानी को स्टोर करने का तरीका होता था। लेकिन ये जो टैंक्स हैं, अगर आप कभी आपने विजिट किया है या फिर अदरवाइज भी आपने कभी न्यूज में देखा है, न्यूज में तो खैर काम की चीज दिखाते नहीं है, लेकिन अदरवाइज भी देखा है, पढ़ा होगा कहीं पे, नागपुर, बुंदेलखंड, स्पेशली पुणे से जो वेस्टर्न पोर्शन है महाराष्ट्र का पूरा अहमदनगर वगैरह, ये जो अब तो उसका नाम बदल दिया ना शायद, कुछ संभाजी नगर वगैरह कर दिया था, है ना, औरंगाबाद को कर दिया था संभाजी नगर। तो उन एरियाज में ओपन टैंक्स हैं, तो 2-3 गांव हैं, उनके बीच में बहुत बड़ा एक टैंक मेंटेन करके रखते हैं, वो वहां पर पानी स्टोर करते हैं और उससे पाइप सिस्टम से अपने अपने खेतों तक पानी देते हैं। वो उस टैंक की बात कर रही हूं मैं, ओके। इन रीजन्स में आपको टैंक इरिगेशन बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा। सरफेस अनइवन है, इसलिए कैनाल्स जो है वो दूर दराज के इलाकों तक पानी नहीं कैरी कर पाती, ओके। अब इरिगेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, अपन ने देख लिया है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन जगहों में तो पानी बरसता तो है लेकिन बहुत ज्यादा अनइवन है। इसके अलावा आपको मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश मिलेगी, थार डेजर्ट में लगभग ना के बराबर बारिश मिलेगी। तो दोनों जगहों पे आप नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। इनएडिक्वेट कवरेज है, सिर्फ 30% लैंड ऐसी है जहां पर डिसेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है, उतनी रेनफॉल होती है जितनी आपको क्रॉप्स के लिए जरूरत है। तो यही वो 30% है जो 1/3 एरिया में आता है, अपन ने अभी बात की थी, ये रहा, है ना। इसके अलावा जो 70% के आसपास का जो इलाका बचता है वहां पर इरिगेशन यूज करना पड़ता है, क्योंकि मानसून की कवरेज जो है वो बहुत गैप भरे हुए हैं, उसमें बहुत अनइवन है। नाउ सीजनल नेचर, मानसून सीजनल है, बहुत कम ऐसी जगह है कंट्री में जहां साल भर बारिश हो रही है। अदरवाइज कंट्री में ज्यादा से ज्यादा बारिश, मोर देन 75-80% बारिश आपको 3 से 4 महीनों में देखनी पड़ेगी, और बाकी के 8 से 9 महीने जो हैं वहां पर ड्राई सीजन होता है। तो उस ड्राई सीजन में क्या हम कुछ उगाएंगे? नहीं, क्या उगाएंगे ना, तो वहां पर इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो रेनफॉल का टाइप है उस पर भी डिपेंड करता है। आप काउंट कर लोगे, अब रेनफॉल में क्या आता है, ये प्रेसिपिटेशन की बात हो रही है, तो प्रेसिपिटेशन में क्या क्या आएगा आपका? स्नोफॉल और हेल्स भी आएंगे, थंडरस्टॉर्म्स, लाइटनिंग भी आएंगी, टोरेंशियल रेनफॉल भी आएगी जिसमें बहुत तूफानी हवाएं चल के बारिश होती है, तो वो तो क्रॉप को डैमेज कर देगी, ठीक है। और सबसे बढ़िया बारिश होती है जब सुबह बारिश शुरू हो रही है और बस वो छींटे गिरते जा रहे हैं, सब कुछ गीला हो गया है, और फिर उसके बाद में 2 दिन तक वो बारिश चलती रहती है। आई थिंक आई वॉज वेरी वेरी यंग, अराउंड 7-8 ईयर्स ओल्ड, जब इस तरह की बारिश हुआ करती थी। अब आजकल तो पता है बारिश होती है एंड देन थिंग्स गो ओवर, ठीक है, वो थिंग्स खत्म हो जाती हैं। तो दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स इंडिया को फेस करनी पड़ रही है, टाइप ऑफ रेनफॉल पे भी वेरी करता है। इसके अलावा मोनोकल्चर बहुत डिटेल में अपन एग्रीकल्चर में देखेंगे, यहाँ मैं आपको हिंट दे देती हूँ क्या होता है। मोनोकल्चर का मतलब होता है कि एक ऐसा खेत जहां पर सिर्फ एक ही क्रॉप उग रही है, दैट्स इट। हम क्रॉप्स की मिक्सिंग नहीं कर रहे। अगर आप क्रॉप्स
एक ही एक क्रॉप उगाओगे तो जिस क्रॉप को जिस न्यूट्रिशन की जरूरत है सॉइल के अंदर से वो न्यूट्रिशन खींच जाएगा और सॉइल के अंदर से वो न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्रॉप साइकिल में आप वो क्रॉप नहीं उगा पाओगे और आपकी लैंड फैलो हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि आपने कुछ और तो कभी वैसे भी नहीं उगाया तो आपको उगाना ही नहीं आता। ठीक है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि आप मिक्स्ड क्रॉपिंग करो, यानी कि आप लाइन बाय लाइन अलग अलग क्रॉप्स उगाओ और उसी हिसाब से हार्वेस्टिंग भी होगी। क्रॉप की जो सिमिलैरिटीज हैं वो हो सकती हैं पर न्यूट्रिशनल सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। आई होप आप मुझे फॉलो कर रहे हो, राइट? न्यूट्रिशनल सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सीजनल सिमिलैरिटी भी होनी चाहिए। जैसे कि ऐसा नहीं कि आपने जायद और खरीफ को एक साथ लगाने की कोशिश कर ली, दैट्स नॉट गोना वर्क। ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपने एक क्रॉप तो एक लाइन तो बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप लगा दी, जैसे चावल लगा दिए, उसको तो पानी को भरना पड़ता है, पूरे फील्ड को पानी से भरना पड़ता है, और दूसरा आपने क्रॉप कोई और लगा दी जिसको बस मिनिमम पानी चाहिए। ऐसा नहीं करना है। सिमिलैरिटी इन नेचर होनी चाहिए, लेकिन उनका जो न्यूट्रिशनल सिमिलैरिटी है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस न्यूट्रिशन की इस ए क्रॉप को जरूरत है वो सेम न्यूट्रिशन बी क्रॉप की मेन जरूरत नहीं होनी चाहिए, ताकि सॉइल के अंदर न्यूट्रिशनल फाइट ना हो। ओके, तो ये होता है मोनोकल्चर। तो हमें इरिगेशन देना पड़ता है ताकि मोनोकल्चर वगैरह को भी डिस्करेज किया जा सके। नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में जब से फार्मर्स के पास में HYV सीड्स आए हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत इजीली अवेलेबल होने लग गए हैं, तो बहुत ज्यादा क्रॉपिंग हो रही है एग्रीकल्चर में, बहुत अच्छा बूम देखा गया। तो फिर जितनी ज्यादा क्रॉप्स होंगी उतनी ज्यादा एग्रीकल्चर होगी, उतना ही ज्यादा उनको पानी की भी जरूरत होगी। ठीक है, तो ये सारे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे जिनके कारण हमें इरिगेशन करना पड़ता है। अब इरिगेशन करने के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? फर्स्ट, सैलिनाइजेशन ऑफ लैंड। बहुत ज्यादा पानी अगर आप कहीं पे दोगे तो पानी के अंदर कुछ नेचुरल सॉल्ट्स होते हैं। पानी सिर्फ H2O नहीं होता है, पानी के अंदर सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, और ये नेचुरली एडेड होते हैं। ठीक है, अगर आप उनको फिल्टर करना चाहते हो आप फिल्टर कर सकते हो, बट दैट्स गोइंग टू बी ऑफ नो यूज। ठीक है, वो न्यूट्रिशन तो पहुंचाना ही है आपको। नाउ, जितना ज्यादा पानी दोगे, जब वो पानी इवेपोरेट होता है ना, तो वो उन न्यूट्रिशन के साथ में इवेपोरेट नहीं होता। इवेपोरेट सिर्फ H2O होता है। तो जब जितना ज्यादा पानी दोगे, पानी लीच हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, पीछे वो आपके सॉल्ट्स छोड़ जाएगा, वाइटामिन छोड़ जाएगा, मिनरल्स छोड़ जाएगा। ये जो सॉल्ट छोड़ के चला गया है ना वो पानी, इस सॉल्ट की बहुत पतली सी एक लेयर बन जाती है सॉइल के ऊपर, और ये आपकी साल दर साल क्रॉप्स को डैमेज करती है अल्टीमेटली। ओके, तो सैलिनाइजेशन का हमें खतरा बना हुआ है लैंड के ऊपर। इसके अलावा वाटर लॉगिंग हो जाती है, पानी ठहर जाता है। पानी ठहरेगा तो क्या होगा? आपकी जो क्रॉप्स की जड़ें हैं वो खराब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी। ओके, वाटर लॉगिंग क्यों होती है? क्योंकि इनएडिक्वेट ड्रेनेज है, यानी कि पानी का निकास नहीं है। पानी को बह जाने के लिए एक्स्ट्रा पानी कहीं बह के चला जाना चाहिए, उसकी जगह नहीं है। इरिगेशन, जरूरत से ज्यादा इरिगेशन आप कर रहे हो। कभी कभी कैनाल्स और डिचेस के अंदर लीकेजेस होने शुरू हो जाती हैं, सीपेजेस होने लग जाती हैं, तो उसके कारण भी बाहर खेतों में पानी इकट्ठा होने लग जाता है, भरने लग जाता है, जिसके कारण सॉल्ट्स कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, सॉइल प्रोफाइल के अंदर से और ज्यादा सॉल्ट्स खींचते हैं, और प्लांट्स का जो रूट है वहां तक वो सॉल्ट्स पहुंचते हैं, अल्टीमेटली डैमेज करते हैं। एल्कलाइजेशन सिमिलर कॉन्सेप्ट है, सोडियम का बिल्डअप हो जाता है, सोडियम सॉल्ट होता है एक तरीके का, और ये खतरनाक फॉर्म होता है सैलिनाइजेशन का। मतलब अगर बहुत ज्यादा सिवियर सैलिनाइजेशन हो गया है तो वो एल्कलाइजेशन का रूप ले लेगा। इस एल्कलाइजेशन के बाद में लगभग ना के बराबर आप क्रॉप्स उगा पाएंगे। आपकी सॉइल प्रोफाइल खराब हो चुकी है, आपको नई सॉइल मिक्स करके उसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा, इसका और कोई तोड़ नहीं है, विच इज वेरी वेरी कॉस्टली। आपका फैलो पड़ा रहेगा लैंड, आपको उतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान इसको डिसैलिनाइज करने का हो जाएगा। तो एल्कलाइजेशन इज अ वेरी डेंजरस डेट्रीमेंटल फॉर्म ऑफ सैलिनाइजेशन। इसके अलावा बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, जैसे कि मलेरिया वगैरह हो गया। पानी कहीं पे इकट्ठा बना रहेगा तो ऑब्वियसली बात है डैमेज तो करेगा ही आपको। और इरिगेशन रिलेटेड हेल्थ रिस्क हैं, जैसे कि एग्रीकेमिकल्स वगैरह हो गए, वाटर क्वालिटी खराब हो जाना, पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ती है। जहां पर पानी होगा वहां पर एग्रीकल्चर होगी, जहां पर एग्रीकल्चर होगी वहां पर पेट भरेगा, जहां पर पेट भरेगा वहां पर ज्यादा बच्चे होंगे। ठीक है, तो ये ह्यूमन साइकिल होती है। अगर आप अर्ली सिविलाइजेशंस की हिस्ट्री देखोगे, ह्यूमन सिविलाइजेशन किस तरह से बनी है, ज्यादातर सिविलाइजेशंस, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल सिविलाइजेशंस हिस्टोरिकली उन एरियाज में बसी हैं जहां पर नदियां थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई, ठीक है, गंगा यमुना हो गई, ब्रह्मपुत्र हो। इसके अलावा मेन सिविलाइजेशन की बात करूं तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है वो सारी की सारी नाइल रिवर के पास में थी। अब वाइकिंग्स की बात करोगे तो वो भी पानी के सोर्सेज के पास में ही थे, तो वाटर इज अ लाइफ फॉर्म, राइट? तो ये भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है इरिगेशन स्कीम्स का? आप लोगों को रीसेटल करना पड़ता है आपको। क्यों? जैसे आपने डैम्स बनाए, इरिगेशन का ही एक मेथड है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वगैरह भी होते हैं, उससे आप इरिगेशन भी करते हो। तो अगर आपको इरिगेशन करना पड़ रहा है, इरिगेशन के लिए आपको डैम बनाना पड़ रहा है, तो डैम क्या होता है? कोई छोटा सा स्ट्रक्चर नहीं होता कि भाई ठीक है यहाँ पर 2 बिल्डिंग जितनी जगह घेर ली, ऐसा नहीं होता है। गांव के गांव आपको
शिफ्ट करने पड़ते हैं, रीसेटल करने पड़ते हैं, उनकी कल्चर वगैरह वो लूज कर जाते हैं, कई बार वो अपने जॉब्स लूज कर जाते हैं, अपनी लैंड लूज कर देते हैं, जिसके कारण कम्युनिटीज डिस्टर्ब होती हैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट भी इनसेंसिटिव होता है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। अब कोई पॉपुलेशन को पूरे के पूरे गांव के गांव को कहीं और जाके बसाओगे, तो जिस जगह उनको लेके जाके बसा रहे हो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर झेलना पड़ेगा, पावर्टी वगैरह झेलनी पड़ेगी, आपको सेटल करना होता है पॉपुलेशन को, तो क्या होता है, जीरो से आपको सब कुछ देना पड़ेगा, राइट। तो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का जो ग्रुप था वो एक अपनी लाइफ मेंटेन कर रहा था, चाहे इरिगेशन चाहे एग्रीकल्चर से ही कर रहा हो, लेकिन अगर वो कहीं नई जगह जाएंगे तो कोई उनको लैंड तो देगा नहीं, तो वो वहां पर एक तरह से लेबर की तरह होंगे, अगर उनमें कोई टैलेंट नहीं है, कोई स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तो आपने रिसोर्सेज का भी प्रेशर क्रिएट किया, आपने अनएम्प्लॉयमेंट का भी प्रेशर क्रिएट किया, तो ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती हैं। पर इसका फिर ये भी प्रॉब्लम है कि तो क्या डैम ना बनाए, राइट। तो दोनों तरफ से इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। इसके अलावा ह्यूमन माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो है कम्युनिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेक कर देता है, सोशल अनरेस्ट क्रिएट करता है, राइट। ये क्यों होता है, क्योंकि रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। ये जो रिसोर्सेज के ऊपर स्ट्रेस हो जाता है, इसके कारण लोगों में लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। पर कैपिटा रिसोर्स का जो आपका पार्टिसिपेशन है, जो ओनरशिप है, वो कम हो जाता है और लोगों में झगड़े होते हैं। और लास्टली फिर ये मेल न्यूट्रिशन और बहुत सारी बीमारियां होना, क्राइम रेट का बढ़ जाना, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ सकती हैं। इरिगेशन से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, माइक्रो इरिगेशन जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। बहुत बड़े फार्मर्स, पैसे वाले फार्मर्स जो होते हैं, जिनके पास में सैकड़ों एकड़ जमीन है, जनरली वही बहुत इजीली इस चीज को अफोर्ड कर पाते हैं। जो बहुत पुअर फार्मर्स हैं, जिनके लिए सोच के देखो किसान सम्मान निधि चला रखी है, ऐसे फार्मर्स वो कहाँ से आर्टिफिशियल इरिगेशन कर पाएंगे। बहुत सारी एजेंसीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं कि लो कॉस्ट सिस्टम्स को डेवलप किया जाए, ताकि पुअर फार्मर्स तक भी हम इरिगेशन पहुंचा सकें। कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इसके अलावा अगर आपको और भी एग्जांपल्स आते हैं तो वेल एंड गुड। इस तरह से डायरेक्ट एग्जांपल्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आता नहीं है, दिस इज मोर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे इस चीज को मैनेज किया जाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट, प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन में इंडिया में बहुत ज़्यादा डिले होता है। तो किसी एक जगह पे कोई रिक्वायरमेंट पैदा हुई थी और वो रिक्वायरमेंट भी बहुत टाइम से है, तब जाके आपने सोचा कि ठीक है यहाँ पर एक अपन कैनाल, सब कैनाल या डैम लेकर आएंगे, छोटा मोटा डैम लेकर आएंगे। दशकों हो गई उस जगह को डिमांड करते हुए, तब जाके आपने प्रोजेक्ट तैयार किया, पास किया। पास होने में भी टाइम लगता है, तो आपने 2 साल, 5 साल, 10 साल तो प्रोजेक्ट पास होने में लगा दिए। फिर प्रोजेक्ट के ऊपर ऑक्शन होगा और शिलान्यास होगा और काम शुरू होगा, उसमें आपको 4-5 साल लगे। उसके अलावा क्या नाम है उसका, नर्मदा के ऊपर डैम बनाया ना, साबरमती, साबरमती के ऊपर डैम बनाया, आई एम सॉरी, नॉट नर्मदा। तो हाँ, नर्मदा के ऊपर भी डैम है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में गुजरात में। उसी के खिलाफ बैठ गए थे वो मेधा पाटकर वगैरह कि ना, कि नहीं डैम नहीं बनने देंगे। और जब वो डैम बन के फिनिश हो गया और पानी फाइनली वेस्टर्न गुजरात तक पहुंचा, तो उस पानी की पूजा करी है लोगों ने, जिस पानी को रोक दिया था एनवायरमेंटलिस्ट। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। एनीवे, तो आप फिर आपको, हाँ बाय द वे, प्रोटेस्ट वगैरह से भी जूझना होता है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी अपना खुद का लीजर टाइम लेके आराम से फैसला सुनाता है। तो आपने 3 जनरेशन खराब कर दी। और जब तक आप फाइनली वो स्ट्रक्चर बना के कंप्लीट करते हो, तब तक जिस जगह को उस चीज की जरूरत थी, उन्होंने अपना पूरा का पूरा प्रोफेशन ही चेंज कर दिया। अब वहाँ कोई एग्रीकल्चर नहीं कर रहा है, छोटी मोटी फैक्ट्रियां लगा ली, छोटी मोटी वहां पर कोई स्किल वर्कफोर्स हो गई है, कोई एसएचजी चालू हो गया है। तो फिर आपने बनाया किसके लिए था? अल्टीमेटली फिर आपको रिवर फ्रंट बना के 4-5 आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन करके उसको टूरिस्ट साइट बनाना पड़ता है। द वेस्टेज ऑफ टाइम इन दिस कंट्री इज सो, यू नो, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। एनीवे, रहने दो, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे वरना। तो प्रोजेक्ट का प्रोलिफरेशन होता है, जो कि अल्टीमेटली नुकसानदेह होता है। जो भी पोटेंशियल हमें मिल जाता प्रोजेक्ट के टाइम पे कंप्लीट होने पर, वो हमें पोटेंशियल यूज करने को नहीं मिलता है। बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फील्ड चैनल्स वगैरह के थ्रू कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो बहुत डिले हो जाते हैं। वाटर कोर्सेज भी चेंज हो जाते हैं, लैंड लेवल हो जाती है, अंडर वाटर सिस्टम जो है, ग्राउंड वाटर सिस्टम, वही चेंज हो जाता है। लैंड शेपिंग, रीशेपिंग में डिलेज आते हैं। इसके अलावा इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट भी इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस इज कावेरी डिस्प्यूट। इसमें 3 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं और 1 यूनियन टेरिटरी, राइट। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड पुदुचेरी, ये तीनों इन्वॉल्व हैं। तो इंटरस्टेट जो अपना वाटर डिस्प्यूट है वो भी इशू है। क्यों? क्योंकि इरिगेशन जो वर्ड है, इरिगेशन जो टॉपिक है, वो स्टेट लिस्ट में आता है। आपने पॉलिटी में अभी तक कर लिया होगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो कुछ चीजें, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट का अधिकार होता है फैसला करने का, तो वो काम पार्लियामेंट से होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्टेट लिस्ट में होती हैं, उस पे
फैसला लेने का अधिकार सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का है। और ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने इरिगेशन जैसा टॉपिक स्टेट में डाल दिया। तो अगर कावेरी नदी से आपको छोटी मोटी कैनाल्स निकालनी है, कहीं डैम बनाना है, तो केरला भी उसके ऊपर अधिकार रखता है, कर्नाटका भी रखता है, पुदुचेरी भी रखता है और तमिलनाडु भी रखता है। नदी तो नेचुरल है, हर जगह से बहती है, लेकिन डैम बनाने के लिए आपने उसकी ओनरशिप डिवाइड कर दी, हो गई प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम है, राइट? मैं तो अभी भी कहती हूँ कि इरिगेशन जैसा टॉपिक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होना चाहिए। खैर, मेरी कौन सुनता है। एनीवे, स्टेट्स प्लान करते हैं कि हम वाटर रिसोर्सेज को डेवलप करेंगे इंडिविजुअली और अपनी अपनी नीड्स देखते हैं। सभी रिवर्स इंटरस्टेट हैं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि किसी ने बोल दिया कि भैया कल को यहाँ पर ना कर्नाटका नाम का स्टेट होगा तो हमें इतनी सी ही नदी बहानी है। तो द लैंड डज नॉट डिफाइन एनीथिंग, द नेचर, मदर नेचर डज नॉट डिफाइन एनीथिंग, गॉड डज नॉट डिफाइन एनीथिंग, लेकिन हम डिफाइन कर देते हैं और रिवर्स को बांटने की कोशिश करते हैं, वो भी स्टेट लिस्ट के थ्रू। तो ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा रीजनल डिस्पैरिटीज हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा खासा पानी है तो उनको इरिगेशन की जरूरत नहीं है, और नॉर्दर्न रीजन में, स्पेशली आपका जो वेस्टर्न रीजन है इंडिया का, वहां पर हमें इरिगेशन को बहुत ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में पर कैपिटा नेचुरली पानी कम अवेलेबल है। अगर पर कैपिटा आपके पास में पानी कम अवेलेबल होगा तो आपको इरिगेशन सिस्टम्स, मैनमेड इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। राजस्थान में क्या है, जगह जगह कैनाल्स हैं, छोटे छोटे डैम्स हैं, चेक डैम्स वगैरह हैं, एनिकट्स वगैरह हैं। स्पेशली आपको अरावलीज, जो स्लांटिंग अरावलीज हैं सदर्न पोर्शन में, वहां पर बहुत देखने को मिलेगा। पाली, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, जहां पर कुंभलगढ़ वगैरह है, चित्तौड़गढ़, उन एरियाज में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो रीजनल वेरिएशन है इरिगेशन फैसिलिटीज में। वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। कॉस्ट ऑफ इरिगेशन बहुत ज्यादा होती है, हर साल आपकी कॉस्ट बढ़ती जाती है, स्पेशली तब बढ़ती है जब आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको आप डिले करते हो। तो डिले इन प्रोजेक्ट्स, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि इरिगेशन की कॉस्ट को बढ़ा देती है। वाटर टेबल भी दिन पर दिन डाउन होती जा रही है, बहुत ज्यादा डीप होती जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हो। ठीक है, और जो रेनफॉल से वाटर टेबल को जो रिचार्ज होना था, यानी कि बारिश हो, पानी सीप करके नीचे तक जाए वाटर टेबल तक, और फिर वापस वाटर टेबल का जो लेवल है वो राइज कर जाए, ये नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि रेनफॉल आपकी अनइवन है। ठीक है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कर नहीं रहे कि पानी को बचा लें, तो आपकी जो इनसफिशिएंट रिचार्ज ऑफ फ्रॉम रेन वाटर वाला प्रॉब्लम है, दैट आल्सो इज वेरी एक्टिव ओवर हियर। तो डिक्लाइन हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा वाटर टेबल डाउन चली जाएगी तो आपके वेल्स, ट्यूब वेल्स भी बहुत ज्यादा डाउन बनाने पड़ेंगे, बहुत डीप तक बनाने पड़ेंगे, और बहुत डीप बेड रॉक में डेंजरस केमिकल्स होते हैं, रेडियो एक्टिव केमिकल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपने न्यूज पढ़ी होगी, बिहार में यूरेनियम आने लग गया है पानी में। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा डीप हो गए हैं वेल्स, तो वो पॉइजनस है। दूसरी चीज, वेस्टर्न राजस्थान में फ्लोराइड है बहुत ज्यादा, पानी में बहुत ज्यादा फ्लोराइड आता है। क्यों? फॉर दिस वेरी सेम रीजन। ठीक है, नेक्स्ट, एनर्जी क्राइसिस ड्यू टू पावर आउटेजेस। बहुत ज्यादा पावर आउटेज वगैरह हो रही हैं, इसके लिए आपको डैम बनाने होते हैं, ड्रिप सिस्टम। डैम आप हर कहीं बना नहीं सकते हो, इतनी जमीन नहीं है, इतना आप पैसा नहीं लगा सकते हो, तो आपने क्या कर रखा है, ड्रिप इरिगेशन वगैरह लगाने की कोशिश करी है, सोलर पैनल सिस्टम वगैरह लगाने की कोशिश करी है, फार्मर्स को ऑफ ग्रिड कर दिया है। पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री कुसुम योजना तो इज वेरी वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू दिस रूरल एरियाज में आपको पानी पहुंचाना है, बिजली पहुंचानी है। तो इरिगेशन स्कीम्स कुछ इंडिया में चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, अब इसका क्या काम है? इसका सबसे पहले तो काम यही है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मुझे ऐसा पानी पहुंचाना है, इस तरह से पानी पहुंचाना है कि जैसे जैसे पानी जाए वैसे वैसे मेरी क्रॉप्स की पर हेक्टेयर यील्ड बढ़ती जाए। कैसे होगा? कंट्रोल्ड वे में, मच डिजायर्ड तरीके से ही हो सकता है। इसका काम क्या है कि हम एंड टू एंड सोल्यूशंस प्रोवाइड करें कि सप्लाई चेन में ही इरिगेशन हो, यानी कि वाटर सोर्सेज से भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी हमारा ऐसा ही होना चाहिए। इसके अलावा फार्म लेवल एप्लीकेशंस, जिस फार्म को जितनी जरूरत है उसको उतना ही पानी दिया जाए, तो फार्म के हिसाब से, क्रॉप के हिसाब से उसका पानी का डिस्पर्समेंट हो। एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि अब ये इन्फॉर्मेशन कौन सी, जैसा कि मैंने बताया कि कोई ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिसको यार इतना ही पानी की जरूरत है, तो फिर तुम एक्स्ट्रा पानी क्यों दे रहे हो, तो वो जो जानकारी है वो उस किसान तक पहुंचनी चाहिए। उसका कोई फायदा नहीं है वो जानकारी मुझे है तो। ठीक है, हमने तो पढ़ लिया किताब में कि यार इसको तो इतना ही जरूरत होती है, फिर जैसे किसी एक क्रॉप को अगर अपन को पर हेक्टेयर 1000 लीटर की जरूरत है, तो 3500 लीटर हम दे रहे हैं, तो 2500 लीटर हम बर्बाद कर रहे हैं। और ऐसा है, दिस इज वेरी ट्रू, राइट? दिस इज वेरी वेरी रियल, दिस इज वेरी ट्रू। तो फिर इस चीज को अपन को कंट्रोल करना है। जुलाई 2015 में लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, और इसका प्रोडक्टिविटी का काम है, हर खेत को पानी, इसका विजन है, और इसका मोटो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, राइट? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 4 कंपोनेंट्स हैं, 3 गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में ही आपका हर खेत को पानी अलग सेगमेंट है। एक्सीलरेटेड इरिगेटेड बेनिफिट्स प्रोग्राम अलग सेगमेंट है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप अलग सेगमेंट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आता है, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर में आता है।
इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि ये सब तो आपको आता होगा, अभी तक करंट अफेयर्स बहुत शार्प हो गए होंगे, ये बेसिक करंट अफेयर्स है। जस्ट बिकॉज इसकी न्यूज नहीं आ रही है डज नॉट मीन कि इसको आपको पढ़ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए प्लीज मुझे कमेंट से बता देना, मैं एक अलग वीडियो बना लूंगी, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, बहुत ही सिंपल सी है, कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं और जो हो भी जाएंगे, मैं लर्न करवा दूंगी क्लास में। ओके चलो नेक्स्ट, मिशन काकतिया, ये तेलंगाना सरकार की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें हम माइनर वाटर इरिगेशन स्कीम्स चला रहे हैं। तेलंगाना में जगह जगह पे छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाना और टैंक्स बनाने का काम है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम माइनर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, कम्युनिटी बेस्ड इरिगेशन मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करें, ताकि जगह जगह गांव गांव खेत खेत तक हम पानी पहुंचा सकें। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, हमें यहाँ पर टैंक्स और जो दूसरे वाटर सोर्सेज हैं उनको रोबस्ट करना है, रीस्टोर करना है, कुछ डिग्रेड होया हुआ है तो उसको अपन को प्रॉपरली इन यूज लाके देना है। 265 ट्रिलियन मेट्रिक क्यूसेक्स ऑफ वाटर हमें इसमें एलोकेट करना है, और कहां से आएगा, गोदावरी कृष्णा रिवर बेसिन से आएगा, जो नदियां वहां बहती हैं ऑब्वियसली बात है वहीं से आएगा, और कहां से लेकर आओगे। ठीक है, ये मैम आपको कल की क्लास के लिए जरूरत है। कल क्या करेंगे अपन, रिवर्स और लेक्स, ठीक है ना, और लेक्स तो फिर भी चलो ठीक है डिफरेंट चीज होती है, बट इसके ऊपर बनाए जाते हैं डैम्स, और डैम्स होते हैं दो तरीके के, मेजर एंड माइनर। ये देश में कोई 1000 होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको राजस्थान के जरूर माइनर डैम्स को पता होना चाहिए, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही है यहाँ पे इस मैप में। ठीक है, तो अगर अपन रिवर्स और लेक्स कल पढ़ेंगे तो वी विल टच अपॉन दिस डैम्स वाला स्ट्रक्चर ऑल्सो, तो ये मैप आपको कल भी मिल जाएगा क्लास में, मैं इसको वापस रिपीट करूंगी और अपन रिफाइंड तरीके से जो मैप्स हैं वो कर लेंगे। और आज के लिए इतना ही। आई होप इरिगेशन सिस्टम की बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई हूँ। इरिगेशन सिस्टम के कुछ 2-3 फैक्ट्स जो अपन ने बात करी वो इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के लिए इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस टाइम पे जब बहुत ज्यादा कैनाल्स का काम चल रहा है। पार्वती कालीसिंध चंबल प्रोजेक्ट चल रहा है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, उसके अलावा ईआरसीपी कैनाल बन रही है, इसके अलावा बहुत सारी नई सब कैनाल्स आ रही हैं इंदिरा गांधी कैनाल में से भी। तो कैनाल्स राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैनाल्स बनाई जाती हैं इरिगेशन के लिए, यस पर्सनल हाउस होल्ड वाटर यूसेज के लिए भी, बट इरिगेशन के लिए, राइट। तो इरिगेशन इज डन फ्रॉम माई साइड। ठीक है, कल इंडिया का रिवर्स एंड लेक्स देखते हैं। थैंक यू सो मच।